लेसन को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को अपने जेईई के पेड प्लान के बारे में बताना चाहता हूं। बेसिकली हम लोगों ने 4 सब्जेक्ट के लिए अपने पेड प्लान लॉन्च किए हैं, जो कि RBWM, IEFS, PPB एंड AFM। इन चारों सब्जेक्ट के लिए पेड कोर्स है। इस पेड कोर्स में आपको क्विक रिवीजन सेशन, यूनिट वाइज थ्योरी, यूनिट वाइज MCQs के वीडियोज़ और PDF मिलेंगे। यदि आप इस प्लान को, हमारे पास 2 प्लान है जिसमें से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियोस PDF दोनों चाहिए तो ₹500 पर सब्जेक्ट पड़ेगा। यदि केवल PDF चाहिए तो ₹200 पर सब्जेक्ट पड़ेगा। और यदि आप कॉम्बो पैक लेंगे यानी सबको कंबाइंड लेंगे तो आपको 10% का ऑफर है। डिटेल जानकारी आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके उसका मेमोरी बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसमें दोस्तों क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी फीचर ऑफ CRM सॉफ्टवेयर। CRM का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर का प्राइमरी फीचर क्या क्या है? ऑप्शन ए 1 कर रहा है मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। सेकंड कर रहा है जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी और लोकेशन बेस्ड सर्विस। थर्ड कर रहा है कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन। अब देखिए ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली, बी है 1 and 2 ओनली, सी है 2 and 3 ओनली, डी है 1, 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा 1, 2 and 3 ओनली। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 and 3 ओनली। यानी तीनों के तीनों जो है हमारे प्राइमरी फीचर है कस्टमर CRM सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर अ फेल्ड ATM ट्रांजेक्शन। यदि कोई ATM ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, अ कस्टमर ऑफ अ बैंक मे टेक अ रिकोर्स टू बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो पहले तो वो कंप्लेन करेगा बैंक को। यदि कंप्लेन नहीं आया, यदि उसका कोई रिप्लाई नहीं आया तो दोस्तों वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। कितने दिनों में? 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में, या नो टाइम लिमिट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 दिन में। ठीक है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन को जाने का टाइम जो है वो है कितना दिन? 30 डेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन लीड टू एन अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके बुक में दे रखा है ये चीज़, रिटेल बैंकिंग के मैकमिलन बुक में। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर के कारण बन सकता है? अवॉइडिंग ओवर लिवरेज, टू मेनी फॉर्म ऑफ क्रेडिट सच एज अनसेक्योर्ड पर्सनल लोन अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स, वन टाइम लोन EMI पेमेंट, टू मच अनसेक्योर्ड क्रेडिट सच एज मल्टीपल पर्सनल लोन। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टू मच अनसेक्योर्ड क्रेडिट सच एज मल्टीपल पर्सनल लोन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर को काउज करता है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इन विच स्टेज अमॉन्ग डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ मार्केटिंग। आपके पास मार्केटिंग का अलग अलग प्रोसेस है, आपको बताना है किस स्टेज में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है डिटेल एग्जामिनेशन लेता है मार्केट का और मार्केटिंग इन्वायरमेंट का, जिसमें इट वुड बी इंट्रोड्यूसिंग इट प्रोडक्ट। तो आपको बताना है, देखिए मार्केटिंग का अलग अलग स्टेजेस होता है, तो आपको उस स्टेज का नाम बताना है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एक डिटेल एग्जामिनेशन लेता है मार्केट का और मार्केटिंग इन्वायरमेंट का, जिसमें ये अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन ए है मार्केट प्लानिंग, ऑप्शन बी है मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी है मार्केटिंग एनालिसिस, ऑप्शन डी है मार्केटिंग कंट्रोल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मार्केटिंग एनालिसिस। सो द करेक्ट आंसर विल बी मार्केटिंग एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए कुछ सर्कमस्टांस आपके सामने लिखा गया है, आपको बताना है किस सर्कमस्टांस में रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन में बी कंसिडर्ड, यानी आपको लोन को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। पहला है अनफॉर्सीन इवेंट, मेजर इलनेस, सोशल फंक्शन रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट आउटले ऑफ फंड इन फैमिली ऑफ द बोरोवर और एनी अदर सर्कमस्टांस दैट में अफेक्ट द रिपेमेंट कैपेसिटी। मतलब किसी भी बोरोवर के फैमिली में कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट आ जाए, ठीक है, और इलनेस आ जाए, सोशल फंक्शन आ जाए, जिसमें आउटले ऑफ फंड का रिक्वायरमेंट हो। दूसरा है कि इन केस ऑफ सैलरीड क्लास बोरोवर हु आर ऑन लॉट ऑफ पे ड्यू ड्यू टू लॉक आउट, स्ट्राइक, डिसिप्लिनरी एक्शन, डिलेड पेमेंट ऑफ सैलरी बाय एम्प्लॉयर। थर्ड कर रहा है डिलेड कंप्लीशन ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट। चौथा कर रहा है डेथ और डिसेबिलिटी ऑफ द बोरोवर। पांचवा कर रहा है डिफॉल्ट इन मीटिंग पेमेंट रिपेमेंट ड्यू टू द लैंडर एंड हैज डाइवर्टेड द फंड फॉर अदर पर्पज नॉट इन ऑफ सैंक्शन। ऑप्शन ए है 1, 3, 4 and 5 ओनली, ऑप्शन बी है 1, 2, 4 and 5 ओनली, ऑप्शन सी है 1, 2, 3 and 4 ओनली, डी ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देखिए ये पांचवा को छोड़ दीजिए, क्योंकि पांचवा ये जानबूझकर डिफॉल्ट कर रहा है, क्योंकि इसने फंड को डाइवर्ट कर दिया है, तो इसको तो आप रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे नहीं। लेकिन ये जो चारों केस है, ऊपर के चारों केस में आप रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेल बिजनेस मॉडल अप्रोच कंबाइंस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट विथ कोहेसिव अप्रोच टू टैकल बिजनेस प्रॉब्लम।
तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिटेल बिजनेस मॉडल है क्योंकि सभी के सभी सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कंबाइन करता है, साथ ही साथ कोहेसिव अप्रोच टू टैकल बिजनेस प्रॉब्लम, डिपार्टमेंटल अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, स्ट्रेटेजिक बिजनेस अप्रोच, सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है ये कौन सा अप्रोच बताता है हमें, इंटीग्रेटेड अप्रोच। साथ ही साथ दोस्तों आप ये सब अप्रोच को एक बार देख के जाइए, हो सकता है इस साल इस सभी अप्रोच से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो एक बार डिपार्टमेंटल अप्रोच, स्ट्रेटेजिक बिजनेस अप्रोच, सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच को एक बार देख के जाइए, इससे सवाल पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होस्ट सिक्योरिटी मॉड्यूल इज, ये आपका डिजिटल बैंकिंग से सवाल है। ऑप्शन ए कह रहा है स्पेशल सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर वेयर कार्ड डाटा इज स्टोर्ड। ऑप्शन बी कर रहा है इंक्रिप्शन प्रोग्राम जनरेटेड मॉड्यूल। ऑप्शन सी कर रहा है हार्डवेयर पीस दैट अ मालवेयर कैन नॉट क्रॉस। ऑप्शन डी कर रहा है टेम्पर प्रूफ हार्डवेयर। तो दोस्तों होस्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम क्या होता है, एक इंक्रिप्शन प्रोग्राम होता है जनरेशन मॉड्यूल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर मार्केटिंग ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट। आपको डिजिटल प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, इसमें से किसे यूज नहीं करेंगे, बल्क ईएमएस को, बल्क एसएमएस को, ईमेल कैंपेन को, सोशल मीडिया को, डीडीओएस को। तो करेक्ट आंसर है इसका डीडीओएस। बल्क एसएमएस आप यूज कर सकते हैं, ईमेल कैंपेन यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए, लेकिन डीडीओएस का यूज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। In order to safeguard the associated risk, eligible bank are permitted to undertake pension fund management through their subsidiary। ठीक है, तो बैंकों को पेंशन फंड मैनेजमेंट अपनी सब्सिडरी से लेना का परमिशन दिया गया है। कुछ कंडीशन है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंडीशन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। पहला कह रहा है कि जो बैंक का नेटवर्थ होना चाहिए वो 1000 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये गलत है, वो 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है बैंक शुड हैव नेट प्रॉफिट इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल, ये सही है। इट हैज़ मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल इंक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन, और ये भी सही है। और दोस्तों इसमें लेवल ऑफ नॉन एनपीए जो है वो 3% से ज़्यादा नहीं चाहिए, ये भी सही है। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन गलत है, जो 1000 करोड़ लिखा हुआ है ये ध्यान रखिएगा, वो 500 करोड़ का लिमिट है। तो दोस्तों ऑप्शन को जरा देखिए, 1 ओनली ये तो नहीं होगा, फिर कर रहा है 2 and 3 ओनली, ये भी नहीं होगा, फिर कर रहा है 2, 3 and 4 ओनली, ये सही है, और डी कर रहा है 1, 2 and 3 and 4, ये गलत है, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका यदि क्लियर है पीएमएस यानी पेंशन फंड मैनेजमेंट के बारे में, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपको हाउसिंग लोन को टॉप करना है तो टॉपिंग अप का क्या मतलब होता है। तो पहला कह रहा है कि आप एडिशनल लोन सैंक्शन कर रहे हैं सेकंड हाउस को एक्वायर करने के लिए, आप एडिशनल लोन सैंक्शन कर रहे हैं प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने के लिए, आप एडिशनल लोन सैंक्शन कर रहे हैं स्टाम्प ड्यूटी ब्रोकरेज पे करने के लिए, आप एडिशनल लोन सैंक्शन कर रहे हैं फर्नीचर फिक्सर को न्यू हाउस में एक्वायर करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आप एडिशनल लोन सैंक्शन कर रहे हैं फर्नीचर फिक्सर को अपने हाउस में एक्वायर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक स्टार्टेड यूजिंग विच मॉडल फॉर असेसिंग क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ एप्लीकेंट व्हाइल प्रोसेसिंग रिटेल सेगमेंट लोन एप्लीकेशन। तो जब भी बैंक रिटेल सेगमेंट की लोन एप्लीकेशन को एक्सेस करती है तो कौन सा मॉडल को यूज करती है क्रेडिट वर्दीनेस को एक्सेस करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रेडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो क्रेडिट रिपोर्ट यूज करती है दोस्तों, बैंक किसका यूज करती है, क्रेडिट रिपोर्ट का यूज करती है, ये एक्सेस करने के लिए कि जो बॉरोवर है वो क्रेडिट वर्दी है या नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन है कि मिस्टर एम प्रोमिसेस हिज सन मिस्टर डी एम दैट ही वुड गिव हिम 2.5 लाख एग्जैक्टली आफ्टर 3 ईयर। मतलब 3 साल बाद जो है, ये 3 साल मान लीजिए फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया, तो 3 साल बाद 2.5 लाख रुपया मिलेगा, 2.5 लाख रुपया उसको मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों एनुअल कंपाउंडिंग बेसिस पे इंटरेस्ट है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट कंसिडरिंग द इंटरेस्ट रेट 10%। आज के डेट में उसका वैल्यू कितना होगा, आज के डेट में मतलब आज के डेट में उसका वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, फ्यूचर वैल्यू दे रखा है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 + r होल टू द पावर n। फ्यूचर वैल्यू कितना है आपका, फ्यूचर वैल्यू है 2.5 लाख, और दोस्तों आर कितना लेंगे आप, 10% लेंगे यानी 1.1 लेंगे, और आपका दोस्तों टाइम कितना है, 3 साल है, तो 1.1 का क्यूब ले लीजिए। तो इसको आप सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपको 25 से 2.5 लाख अपॉन 1.331 आएगा। इसको फर्दर सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। दोस्तों आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये केस स्टडी पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। पूछा गया था कि आपको 5 हाउसिंग लोन दिया गया है, आपको 5 हाउसिंग लोन एप्लीकेशन मिला है अलग अलग ब्रांचेस से रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेल में, और आप उस इंचार्ज है प्रोसेसिंग सेल का, और आपको सैंक्शन करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन एज पर एलिजिबल LTV इन ईच केस। ये ध्यान में रखते हुए कि रिक्वायर्ड मिनिमम मार्जिन ऑर्डर स्टिपुलेशन एज पर स्टैंडर्ड गाइडलाइन।
पहला केस देखिए, हाउसिंग लोन प्रपोजल है बिस्कुट प्लेस का, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है 30 लाख का, स्टाम्प ड्यूटी है 2 लाख का, रजिस्ट्रेशन चार्ज है 1 लाख का। तो आपको बताना है कि एलटीवी रेशियो बिस्कुट प्लेस का कितना होगा। ऑप्शन देखिए 25 लाख, 27 लाख, 30 लाख, 24 लाख। दोस्तों क्वेश्चन बनाने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। ये एलटीवी रेशियो याद रखिएगा, 30 लाख तक मार्जिन 10% लेना है, यानी एलटीवी 90% होगा। 30 से 75 लाख तक मार्जिन 20% लेना है, एलटीवी 80% होगा। 75 लाख से ज़्यादा मार्जिन 25% लेना है, एलटीवी 75% होगा। मैं इसे थोड़ा जूम करने का प्रयास करता हूँ, वैसे आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसमें मैं चीज़ समझा देता हूँ दोस्तों। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल जूम इट। तो दोस्तों देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप देखिए शायद दिख रहा होगा आपको। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि बैंक शुड नॉट इंक्लूड स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन चार्ज इन द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग प्रॉपर्टी। मतलब बैंक हाउसिंग प्रॉपर्टी के कॉस्ट में स्टाम्प ड्यूटी को, रजिस्ट्रेशन को, अदर डॉक्यूमेंटेशन चार्ज को नहीं इंक्लूड करे, सो दैट देयर इफेक्टिवनेस ऑफ एलटीवी नॉर्म्स नॉट डाइल्यूटेड। लेकिन जिस केस में हाउस का कॉस्ट जो है 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में स्टाम्प ड्यूटी को ऐड कर सकती है। अच्छा, इस केस में बताइए हाउसिंग का कॉस्ट कितना है, 30 लाख है, तो इसमें तो स्टाम्प ड्यूटी सब नहीं लेगी ना, यानी कि हमको 2 लाख और 1 लाख नहीं लेना है। तो 30 लाख पे आप देखिए दोस्तों, 30 लाख का केस में कितना एलटीवी लेना है, 90%। तो 30 लाख का 90% कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 लाख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी यदि 50 लाख है, फिर देखिए ये स्टाम्प ड्यूटी दे दिया है, रजिस्ट्रेशन चार्ज दे दिया है, ब्रोकरेज दे दिया है, तो इन सभी को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो दोस्तों 50 लाख के केस में एलटीवी रेशियो कितना है, तो 30 से 75 लाख में 80% है। तो 50 लाख का 80% निकालिए तो कितना मिलेगा आपको, 40 लाख मिलेगा। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो एलटीवी रेशियो के लिए ये चार्ट आप ध्यान रखिएगा, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से जवाब दे सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, थर्ड केस है। आप देखिए थर्ड केस में हाउसिंग लोन प्रपोजल है पिंक बिल्डिंग का, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी 75 लाख है, और स्टाम्प ड्यूटी देखिए, रजिस्ट्रेशन चार्ज देखिए, ब्रोकरेज चार्ज देखिए। यहाँ भी इन तीनों को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। और दोस्तों चूंकि 75 लाख है, तो 75 लाख पे हम लोग 20% हमारा मार्जिन होता है, यानी एलटीवी हमारा 80% होगा। तो 75 लाख का यदि आप 20% निकालेंगे तो 15 लाख होगा। तो 75 लाख में से 15 लाख घटाएंगे तो आपको 60 लाख मिलेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलटीवी इन केस ऑफ पिंक बिल्डिंग। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर है ना आपका। चलिए अब दोस्तों तो ये केस स्टडी आपको समझ में आ गया। एलटीवी पे केस स्टडी पूछेगा तो आप इसका जवाब दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अ काउंटर साइक्लिक मेजर द स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग रेट फॉर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन सैंक्शनड अप टू 31 मार्च 2022 शैल बी। मतलब 31 मार्च 2022 तक इंडिविजुअल हाउसिंग लोन यदि सैंक्शन किया गया है, तो उसका स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग रेट कितना होगा। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है 0.25%। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 0.25%। आपके बुक में कुछ स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग रेट दे रखा है दोस्तों, तो उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग रेट आपके बुक में दे रखा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, उससे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर अ ब्रांच हेड ऑफ द बैंक। आप किसी बैंक के ब्रांच हेड हैं और आपने कुछ हाउसिंग लोन को सैंक्शन किया मिस्टर एम को और उनकी वाइफ मिसेज आर को सेल्फ ऑक्यूपाइड फ्लैट लेने के लिए, और वो ऑनर है 50-50 के रेशियो में। 31 मार्च का जो 2021 को ईयर ख़त्म हुआ, तो दोस्तों उन्होंने इंटरेस्ट जो पे किया हाउसिंग लोन का वो 5 लाख था। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में दोस्तों मिस्टर आर और मिसेज आर जो है कितना टैक्स डिडक्शन बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कितना रिबेट उनको मिल सकता है, ये सवाल है। तो दोस्तों ऑप्शन ये देखिए, 2 लाख प्रत्येक आदमी, 2.5 लाख, और दोस्तों तीसरा कह रहा है 1 लाख। तो इससे पहले क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा एक हमारा सेक्शन 80C है। ठीक है, तो सेक्शन 80C में दोस्तों क्या कहता है कि प्रिंसिपल पे वो 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं ईच जॉइंट ऑनर। और दोस्तों इंटरेस्ट पे सेक्शन 24 कहता है कि 2 लाख का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं ईच जॉइंट ऑनर। तो यहाँ पे चूंकि इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है ना, देखिए ना लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेमेंट, तो इंटरेस्ट पेमेंट पे ईच जॉइंट ऑनर 2 लाख का टैक्स डिडक्शन ले सकता है। और दोस्तों वो एज पर कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 24 है। तो दोस्तों कितना है, 2 लाख। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 24 2 लाख का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर पूछ रहा है कि मिस्टर एम एंड हिज वाइफ मिसेज आर विल बी इंटाइटल्ड फॉर टोटल डिडक्शन ऑफ डैश अंडर सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट 1961 फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट टू ऑल प्रिंसिपल। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि 80C में 1.5 लाख का डिडक्शन मैक्सिमम ईच जॉइंट ऑनर ले सकते हैं।
ठीक है, तो 1.5 लाख ईच ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है, टैक्स डिडक्शन के मामले में, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए थर्ड केस है आपके पास कि मिस्टर एस हैं, उन्होंने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीदा जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अबाउट 30 ईयर एगो, 30 साल पहले खरीदा। अब मिस्टर एस ने को बैंक से सैंक्शन किया, आपके बैंक से लोन सैंक्शन किया कि उसे हाउसिंग प्रॉपर्टी को रिपेयर करना है, और इंटरेस्ट जो उस लोन पर मिला उन्हें 2,10,000 मिला, 2,10,000 उन्होंने पे किया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। तो दोस्तों कितना टैक्स बेनिफिट उनको मिलेगा इस केस में? तो दोस्तों जहाँ तक बात है रिपेमेंट की, तो रिपेयर वाले केस में दोस्तों जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो आपका, उसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों रिपेयर वाले केस में टैक्स डिडक्शन का मैं आपको नियम थोड़ा समझा देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिले, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यदि आपने होम लोन लिया है रेनोवेशन के लिए लिया है, रिपेयर आपने रिपेयर के लिए लिया है, अल्ट्रेशन के लिए लिया है, तो दोस्तों आप सेक्शन 24B में, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 24B में इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और दोस्तों डिडक्शन जो कैप है वो है 30,000 पर साल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने सेक्शन 80C देखा, 80C में हमने कितना देखा था दोस्तों, 1.5 लाख। फिर दोस्तों हमने सेक्शन 24 देखा, अभी हमने देखा था सेक्शन 24, ठीक है, जो कि था दोस्तों सेक्शन 24 में हमने क्या देखा कि सेक्शन 24 में दोस्तों जो हमारा इंटरेस्ट था वो कितना था, 2 लाख का, ठीक है। और दोस्तों अभी मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन 24B में क्या है, आपको रिपेयर रिनोवेशन करना है तो आपको 30,000 रुपया पर साल का, ये सब नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देखिए मिस्टर जी ने सैंक्शन किया है हाउसिंग लोन 25 लाख का फॉर अपने रेजिडेंस के लिए। और दोस्तों कितना टैक्स बेनिफिट मिस्टर जी क्या क्लेम कर सकते हैं? दोस्तों ये 80EA सेक्शन, एक नया सेक्शन है 80EA के अंतर्गत एडिशनल डिडक्शन ये क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। तो याद रखिए, इसका कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। देखिए इस पार्टिकुलर सेशन में आपको कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूँ, ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपको इस तरह के और कंटेंट चाहिए तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों को और प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों देखिए डिडक्शन जो इंटरेस्ट पेमेंट का है वो 1.5 लाख का है, वो है 80EA के अंदर। ये ओवर एंड एबव द है, जो 2 लाख का डिडक्शन मैंने बताया ना इंटरेस्ट पेमेंट का सेक्शन 24B में, उसके ऊपर है ये, ठीक है। तो सेक्शन 24B में जो 2 लाख का है उसके ऊपर ये 1.5 लाख का एडिशनल मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख। चलिए यहाँ तक क्लियर है दोस्तों आप लोगों का कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन है कि XYZ बैंक था जिसके पास लिमिटेड नेटवर्क ऑफ ब्रांच है, उन्होंने इंटर किया क्रेडिट कार्ड बिजनेस में, द बैंक इज एडवाइस अगेंस्ट एंट्री। दोस्तों ये सब फालतू का चीज़ है, ठीक है, कार्ड के बारे में क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। फॉर XYZ बैंक द क्रेडिट कार्ड बिजनेस इज इन इनिशियल। अब दोस्तों जरा देखिए पढ़िए इसको कि बैंक इज एडवाइस अगेंस्ट एंट्री बिजनेस है, द मार्केट अर्ली फ्लडेड विद नंबर ऑफ कार्ड विच इज फाइटिंग फॉर बिजनेस। इसको एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि अभी किस स्टेज में ये बिजनेस है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज में है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रेटजी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर XYZ बैंक टू इंप्रूव इट सेल्स ऑफ क्रेडिट कार्ड इन द मार्केट। यानी XYZ बैंक को यदि अपने क्रेडिट कार्ड सेल्स को इंप्रूव करना है तो इनमें से कौन सा स्ट्रेटजी सबसे अप्रोप्रिएट होगा? पेनिट्रेशन, डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी सबसे यूजफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की फैक्टर ऑफ XYZ बैंक क्रेडिट कार्ड हेल्प इन इंक्रीजिंग द मेंबरशिप ऑफ इट क्रेडिट कार्ड। तो यदि अपने क्रेडिट कार्ड का मेंबरशिप बढ़ाना है तो कौन सा की फैक्टर इसको हेल्प करेगा? प्लैटिनम कार्ड, फोटो कार्ड, इंटरनेशनल गेम कार्ड, लिमिटेड लायबिलिटी कार्ड। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका प्लैटिनम कार्ड, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ श्रूड मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ XYZ बैंक टू बूस्ट द सेल ऑफ इट क्रेडिट कार्ड। यानी इनमें से कौन सा श्रूड मार्केटिंग स्ट्रेटजी है XYZ बैंक का अपने क्रेडिट कार्ड के सेल्स को बढ़ाने के लिए? ऑप्शन ए कर रहा है लॉन्च ऑफ अ फोटो कार्ड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल गेम्स विच रिड्यूसेस पोर्टेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स मिसयूज, प्रोवाइडिंग द 3 कोर बेनिफिट ऑफ क्रेडिट, कन्वीनियंस एंड कॉन्फिडेंस, लिमिटेड लायबिलिटी फॉर थेफ्ट एंड मिसयूज। और डी कर रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लैटिनम, गोल्ड एंड क्लासिक कार्ड टू कैटर टू डिफरेंट मार्केट स्कीम। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है कि यदि वो प्लैटिनम, गोल्ड और क्लासिक कार्ड को इंट्रोड्यूस कर दे अलग अलग मार्केट सेगमेंट में तो ये उसके क्रेडिट कार्ड के सेल को बूस्ट कर देगा, ठीक है। ऐसा सवाल पूछा गया था पिछले साल में। तो दोस्तों आप देखिए जब भी केस स्टडी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो घबराइए बिल्कुल मत, केस स्टडी को एक बार ध्यान से पढ़िए और दोस्तों अपने बेसिक कंसेप्ट को, अपने कॉमन सेंस को यूज कीजिए, आप इसका जवाब दे देंगे, ठीक है। चलिए
उसके बाद दोस्तों इसी केस स्टडी पे एक और क्वेश्चन है, गिवन द ब्रांच नेटवर्क ऑफ XYZ बैंक, XYZ बैंक का जो ब्रांच नेटवर्क है उसको देखते हुए थ्रू विच आप किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से क्रेडिट कार्ड को इफेक्टिवली सोल्व कर सकते हैं, से बेच सकते हैं, ऑनलाइन, ब्रांचेज, ATM, इनडायरेक्ट चैनल। तो दोस्तों ब्रांच से जो है आप ब्रांच एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा जिसके द्वारा आप क्रेडिट कार्ड को इफेक्टिवली सोल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI ने इनेबल किया है फास्टर सेटलमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बाय इंक्रीजिंग सेटलमेंट साइकिल टू इतना बैच। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका 48 बैच, पहले था 23 बैच, इसको बढ़ाकर 48 बैचेस कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, शॉप ऑनर सीज अ न्यू अननोन स्टिकर एट द लो कॉर्नर ऑन अ POS। तो POS के लो कॉर्नर पे शॉप ऑनर ने एक नया अननोन स्टिकर को देखा। तो यहाँ पे कैसा रिस्क है, द रिस्क इज अनऑथराइज अपसेट ऑफ स्टैंडर्ड लुक एंड फील, इज अनवांटेड मैसेज डिस्प्ले, मे हैम्पर मेंटेनेंस, मे हाइड अ प्रूफ ऑफ टेम्परिंग विद द मशीन। तो दोस्तों यहाँ पे रिस्क है दैट इट इज अनऑथराइज अपसेट ऑफ द स्टैंडर्ड लुक एंड फील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस एट द एंड ऑफ एवरी डे बेस्ड ऑन करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो कोई भी कार्ड होल्डर है वो क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहा है, तो उसके करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे जितना भी पैसा बचा हुआ है, इनमें से किसका आप लोग डेली बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं, फाइनेंस चार्ज को, मिनिमम अमाउंट ड्यू को, एनुअलाइज परसेंटेज रेट को, और मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड को। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका मिनिमम अमाउंट ड्यू। ठीक है, तो इसका आपको फॉर्मूला पता है ना, 250 रुपया या आपका 5%, तो ये दोनों में से जो मिनिमम होगा वो लिया जाता है। अब दोस्तों एक केस स्टडी है सारफेसी एक्ट पे। ठीक है, योर बैंक है सैंक्शन अ हाउसिंग लोन ऑफ ₹50 लाख टू मिस्टर RK अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ हाउस, ड्यू टू नॉन रिपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट द अकाउंट हैज टर्न इन NPA, एज एन ऑथराइज ऑफिसर यू वांट इनिशिएट रिकवरी मेजर अंडर सारफेसी। ठीक है, ये केस आपको दे दिया। अब एज पर सेक्शन 13(2) ऑफ द सारफेसी एक्ट दोस्तों कह रहा है, यू द सिक्योर्ड क्रेडिटर मे रिक्वायर द बोरोवर बाय नोटिस इन राइटिंग टू डिस्चार्ज इन फुल इज लायबिलिटी विद इन दैट नोटिस। मतलब नोटिस देने के कितने दिन बाद आप सिक्योर्ड क्रेडिटर ये चाहेंगे कि बोरोवर जो है डिस्चार्ज कर ले अपने फुल लायबिलिटी को, कितने दिनों के अंदर, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। तो दोस्तों याद रखिएगा 60 दिन। ठीक है, सेक्शन 13(2) के अंतर्गत। अब कंसिक्वेंट अपॉन रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस मिस्टर RK दैट इज बोरोवर मेक रिप्रेजेंटेशन एंड रेज ए सर्टेन ऑब्जेक्शन। तो मिस्टर RK ने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किया, तो कितना टाइमिंग पीरियड दिया गया है कि आप जो है रिप्लाई को बेस करें फैक्चुअल पोजीशन पे एज पर सेक्शन 13 है। 15 डे फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन, 15 डे फ्रॉम डेट ऑफ ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन लेटर, 7 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन एंड 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन लेटर। दोस्तों सारफेसी एक्ट के हर एक पॉइंट को देखते जाइए, सवाल पूछा जाता है इससे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 15 डे फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑब्जेक्शन या रिप्रेजेंटेशन। 15 दिन, जब 15 दिन से जिस दिन आपका ऑब्जेक्शन या रिप्रेजेंटेशन आया है उसके 15 दिन के अंतर्गत आप जो है आपको रिप्लाई भेजना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों मिस्टर RK बीइंग एग्रीड बाय द मेजर टेकन बाय यू एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो वो नाखुश है और वो फॉर पोजीशन अपने हाउस का पोजीशन ले लिया, तो वो जो है एप्लीकेशन देगा DRT को हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, हाउ मेनी डे फ्रॉम डेट ऑन विच सच मेजर कैन बी टेकन। तो ऐसे दिन कितने दिन के बाद जो है DRT को वो अप्रोच कर सकता है, ये सवाल है। 60 दिन, 45 दिन, 30 दिन या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका 45 दिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसका सही जवाब है 45 दिन। उसके बाद दोस्तों मिस्टर RK जो है ये तो मैंने बताया दिया। हाँ, अब दोस्तों DRT का जो फैसला आया उससे भी वो नाखुश है, तो वो DRT में जाके अपील करेगा। ठीक है, अलॉन्ग विथ फी भी देगा। तो कितने दिन के अंतर्गत DRT के ऑर्डर के बाद वो DRT में अप्रोच कर सकता है, तो 30 दिन का। तो पहले था 45 दिन है DRT के लिए और DRT के लिए 30 दिन है। ठीक है, और तो ये सब डेट ध्यान रखिएगा। उसके बाद बिफोर मेकिंग एन अपील टू डेब्ट रिकवरी, अब देखिए दोस्तों DRT में अपील करने से पहले तो बोरोवर को कितना डिपॉजिट करना है, 50% ऑफ द डेबिट डिमांडेड बाय द बैंक और डिटरमाइंड बाय द DRT विच एवर इज लेस। यानी कि जो भी बैंक डेबिट डिमांड कर रही है उसका 50% या जो DRT डिमांड कर रही है जो भी कम हो, 50% ऑफ डेबिट डिमांडेड बाय द बैंक और डिटरमाइंड बाय DRT विच एवर इज मोर। दोस्तों याद रखिएगा 50% ऑफ डेबिट डिमांडेड बाय द बैंक और डिटरमाइंड बाय द DRT विच एवर इज लेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज नॉट ऑफर्ड टू डेबिट कार्ड होल्डर इन अ बैंक। तो पहला कर रहा है विड्रॉ नाउ पे लेटर, कैश विड्रॉल थ्रू ATM, पेमेंट टू सेलर थ्रू POS, ई-कॉमर्स पेमेंट ऑनलाइन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा विड्रॉ नाउ पे लेटर। ऐसा तो होता नहीं है डेबिट कार्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग चैनल ऑफर द हाईएस्ट लिमिट वाइल मेकिंग पेमेंट। तो हाईएस्ट लिमिट कौन सा बैंकिंग चैनल ऑफर करती है दोस्तों, UPI। दोस्तों UIP नहीं होगा, UPI होगा। NUUP,
ठीक है, नेफ्ट और एटीएम। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका नेफ्ट। Which of the following banking services can be categorized as para banking services undertaking by commercial bank? Current deposit, bank assurance, portfolio management, depository service, mortgage loan। ए कर रहा है 1 3 एंड 4, 2 कर रहा है, बी कर रहा है 2 3 एंड 4, सी कर रहा है 1 2 3 4, डी कर रहा है 2 3 4, 2 3 एंड 5। दोस्तों पारा बैंकिंग में क्या क्या आता है दोस्तों, एक बार ध्यान रखिएगा। पारा बैंकिंग में आपका इसमें देखिए बैंक अश्योरेंस आएगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आएगा और डिपॉजिटरी सर्विस आएगा। करंट डिपॉजिट और मॉर्गेज लोन आपका पारा बैंकिंग में नहीं आता, क्योंकि पारा बैंकिंग मतलब बैंकिंग के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो कि बैंक करती है। तो करंट डिपॉजिट और मॉर्गेज लोन तो बैंक का अपना इनहेरेंट एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है, तो वो पारा बैंकिंग में क्यों आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एज पर एक्सटेंट गाइडलाइन बैंक में ऐड स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ हाउस ड्वेलिंग यूनिट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन एलटीवी रेशियो इफ द, अभी मैंने बताया था दोस्तों, ठीक है, यदि 10 लाख से ज़्यादा नहीं है तो बैंक को रजिस्ट्रेशन चार्ज, देखिए अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, सिंपल सा चीज़ है। यदि बैंक का कॉस्ट, यदि हाउस का जो कॉस्ट है वो 10 लाख से ऊपर है तो आपको ये सब जो चार्जेस हैं वो सब नहीं लेने हैं, और 10 लाख से कम है ये सब चार्ज आपको लेने हैं। वही कह रहा है कि बैंक ऐड करेगी यदि कॉस्ट ऑफ हाउस जो है 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एलटीवी रेशियो के रिगार्डिंग, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट है वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज डन ऑन। तो वैल्यूएशन एग्रीकल्चर लैंड का किस बेसिस पे करते हैं, इनकम कैपिटलाइजेशन, इनकम मोनेटाइजेशन, सेल्स स्टैटिस्टिक्स, सेल्स कैपिटलाइजेशन मेथड। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका 1 और 3, यानी कि इनकम कैपिटलाइजेशन से होता है और सेल्स स्टैटिस्टिक्स से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट इज, ऑप्शन ए कर रहा है द फुलक्रम ऑन विच द एंटायर रिटेल बैंकिंग इन्वॉल्व्स combination of tangible and intangible, complex cluster of various satisfaction, only one and two, only 2 and 3, 1 2 and 3। तीनों का तीनों सही है। रिटेल बैंकिंग का फुलक्रम होता है जहाँ पे रिटेल बैंकिंग इन्वॉल्व होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एनी डॉक्यूमेंट अदर देन अ विल के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, हैज़ टू बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन डैश फ्रॉम डेट ऑफ एजुकेशन। एक होता है दोस्तों डेट ऑफ एजुकेशन और एक होता है दोस्तों डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो याद रखिएगा 4 महीना 4 मंथ, मतलब आज आपने एग्जीक्यूट किया उसके 4 महीना के अंतर्गत उस विल को छोड़कर बाकी डॉक्यूमेंट को आपको प्रेजेंट करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4 मंथ। ठीक है, आगे देखते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू फिजिकल फॉर्म। तो आपके पास जो सिक्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, आप उसको फिजिकल फॉर्म में बदलते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग रीमेटेरियलाइजेशन, और यदि फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में बदलते हैं तो उसे कहते हैं डीमेटेरियलाइजेशन। तो यहाँ पे आंसर होगा रीमेटेरियलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट को। इन केस ऑफ डैश द मॉर्टगेजी कैन स्यू फॉर फोरक्लोजर बट कैन नॉट प्रोसीड फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो मॉर्टगेजी है वो स्यू कर सकता है फोरक्लोजर के लिए लेकिन सेल नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी को। सिंपल मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय डिपोजिटर टाइटल डीड्स, इंग्लिश मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल। तो करेक्ट आंसर होगा इसका मॉर्टगेज बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल्स। आगे देखते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए ये अब्राहम मॉस्लो से काफ़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, इनमें से कौन सा जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मॉस्लो लॉ, पेंशनर लोन, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सीनियर सिटीजन टर्म इंश्योरेंस डिपॉजिट। तो पेंशनर लोन, ठीक है, ये जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड नहीं है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर वी नीड अ सेकंड हाउसिंग लोन फ्रॉम योर बैंक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन द नीड ऑफ द कस्टमर विल बी क्लासिफाइड। तो सेकंड हाउसिंग लोन वो ले रहा है, क्या ये सोशल नीड होगा, क्या ये सेफ्टी नीड होगा, क्या ये स्टीम नीड होगा, क्या ये सेल्फ एक्सप्रेशन। तो ये दोस्तों ये स्टीम नीड है। ठीक है, दिस विल बी स्टीम नीड। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये एक बेसिकली ये केस स्टडी है, लगता है इसका मैंने, एक मिनट रुकिए इसको मैं आपको बताता हूँ। इसका लगता है फर्स्ट पार्ट मैंने नहीं डाला है, एक मिनट रुकिए मैं आपको इसका क्वेश्चन समझाता हूँ दोस्तों। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट मैं तुरंत आपको बताता हूँ क्वेश्चन एक्चुअली क्या है। ठीक है, मेन क्वेश्चन इसका लग रहा है कि छूट गया है। लेट मी टेल यू व्हाट इज द क्वेश्चन। एक मिनट वेट कीजिए दोस्तों, मैं आपको इसका क्वेश्चन बता रहा हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये था इसका, मैं क्वेश्चन यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ। इसका क्वेश्चन ये था दोस्तों कि आपने दोस्तों एक लोन सैंक्शन किया है 10 लाख का।
1 लाख का, ठीक है, आपने 1 लाख का लोन सैंक्शन किया है, ठीक है, और एक सैंक्शन किया मिस्टर आर के को 1 लाख का लोन सैंक्शन किया है और 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और रिपेबल है 12 मंथ में, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन बता EMI बताइए, EMI बताना है आपको राउंड नियरेस्ट रुपीज़। तो दोस्तों का मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए लोन कितना का है, 1 लाख का है, ठीक है, लोन है 1 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम है 2 मंथ। तो रेट को हम क्या करेंगे, पर एनम है ना ये, इसको पर मंथ में बदलेंगे, तो 12 से भागा दे दीजिए तो 0.0083 आएगा। EMI का फॉर्मूला ये रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वैल्यू पुट कीजिए, P की जगह 1 लाख, R की जगह 0.0083 और फिर T की जगह आप N की जगह 12 पुट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8790, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर दोस्तों सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज द इंटरेस्ट कंपोनेंट इन द फर्स्ट EMI। तो पहला EMI में कितना इंटरेस्ट कंपोनेंट है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, लोन अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 12, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए। लोन अमाउंट आपका कितना है, 1 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, 12 आपका ये है, ठीक है। परसेंटेज को बदलने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर लिया, तो आंसर आ जाएगा 833.33 यानी 834, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 834 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट इन फर्स्ट EMI। तो दोस्तों प्रिंसिपल कंपोनेंट कैसे निकालेगा, तो टोटल EMI में से इंटरेस्ट को घटा दीजिए, तो 8790 में से 834 को घटाइएगा तो 7956 आ जाएगा। तो 7956 हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सी इसके क्लोज है, 7959, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जवाब दे दीजिएगा। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सब्स्टिट्यूट द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि रिटेल बैंकिंग की ग्रोथ को सब्स्टिट्यूट नहीं करता है, चेंजिंग कस्टमर डेमोग्राफी, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, एनी टाइम बैंकिंग, राइज ऑफ इंडियन मिडिल क्लास, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट फॉर रिटेल एसेट प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट फॉर रिटेल एसेट प्रोडक्ट। The characteristics of retail banking include focus toward mass market segment, which cover group of individual, providing investment and merchant banking services, extending banking facility to small and medium sized business, delivery of service in physical medium। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 1 and 3 ओनली, यानी फोकस टुवर्ड मार्केट मास मार्केट सेगमेंट, विच कवर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक्सटेंडिंग बैंकिंग फैसिलिटी टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है रिटेल बैंकिंग के परस्पेक्टिव में। तो रिटेल बैंकिंग B2C होता है, आपको पता ही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रिटेल बैंकिंग चैनलाइजेस फंड फ्रॉम सेवर टू बोरोवर, द रोल ऑफ रिटेल बैंकिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो यहाँ पे फंड सेवर से बोरोवर में चैनलाइज करता है। इस केस में जो रिटेल बैंकिंग का जो रोल है वो है एसेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और स्मार्ट कार्ड के पास क्या होता है, केवल प्रोसेसर होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन का सेट। तो होपफुली आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा। लेसन पसंद आया होगा एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर रिटेल बैंकिंग एग्जामिनेशन। धन्यवाद।